अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर हेल्थ केयर चैनल बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो कंसीव है ये कैसे किया जा सकता है, यानी जिन लोगों का कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है या कंसीव का एग्जैक्ट तरीक़ाकार क्या है। जो हमल ठहरना, शादीशुदा जोड़े जो हैं या जो शादी के बाद अक्सर लोगों के जो कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि कंसीव का सही टाइम क्या होता है, उसको कैसे कंसीव का जो प्रॉपर टाइम है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और उसको कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट्स करते हैं, और इसको कैसे आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, तो हम अगर इस पे बात करने से पहले बिल्कुल थोड़ा सा अगर हम इसका खुलासा कर लें कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड होता है, वो उसको मुख्तलिफ फेज़ में तकसीम किया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अमूमन जो है वो 21 से 35 दिन का होता है, जो एवरेज जो है वो 28 से 29 दिन का होता है। तो उसको दो साइकिलों में डिवाइड किया गया है। एक को ओवरी साइकिल कहते हैं, ओवेरियन साइकिल्स, और दूसरे को जो है वो यूट्रस साइकिल कहते हैं। तो जो ओवेरियन साइकिल है उसके अंदर फोलिकल फेज आता है, उसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग फेज आता है, उसके अंदर बाकी जो ओव्यूलेशन का फेज है वो उसके अंदर आता है। जो यूट्रस फेज है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और उसके बाद जो है उसमें ब्लीडिंग और बाकी प्रोसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर हम इन फेजेस की बात करें तो इनके दौरान मुख्तलिफ हार्मोन्स रोल अदा करते हैं, और हार्मोन का इसमें बहुत किरदार होता है। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम थोड़ा सा अगर हम ब्रीफली डिस्कस कर लें, तो ये अगर 28 से एवरेज डेज का होता है, तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे मेमोरी जो ग्लैंड्स हैं, हमारे दिमाग का जो हाइपोथैलेमस है उसका रोल होता है। वो ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो और हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, LH और FSH। वो हार्मोन जाके फीमेल ओवरी से पहले एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की रिलीज करवाते हैं। तो जो अगर हम इन फेजेस को डिस्कस करें, तो जो पहला फेज है वो 14 डेज का होता है और दूसरा फेज भी 14 डेज का होता है। लेकिन जो पहला फेज है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल टाइम, ब्लीडिंग टाइम और फोलिकल फेज होता है वो आपस में ओवरलैप किया होता है। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तकरीबन 1 से लेकर 5 या 7 दिन का रहता है। उसके बाद जो है इसी 7 दिन के अंदर ही फोलिकल स्टेज शुरू हो जाती है। 5वें दिन से लेकर 13 दिन तक की स्टेज को फोलिकल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो लाइनिंग है, वॉर्म की लाइनिंग है, वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उनके जो एंडोमेट्रियम जो टिश्यूज हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उनको ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, नई टिश्यू बनने शुरू हो जाती हैं और लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है, और फोलिकल जो है वो ग्रो करने शुरू कर देते हैं। फोलिकल क्या होते हैं? छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद एक जो है वो डोमिनेट होकर, एक या कभी दो जो है वो डोमिनेट होकर उसमें से एग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस लेवल पे आके ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज्यादा होता है, और इसके अलावा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जो है वो उसकी जो है वो तादाद बढ़ जाती है। जो है वो 24 घंटे का रहता है, यानी एक दिन का रहता है, और उसे ओव्यूलेशन टाइम कहते हैं। उससे पहले एक 2 दिन पहले जो है वो फर्टाइल विंडो ओपन होती है, जिसमें कुछ साइन आने शुरू हो जाते हैं कि क्या आप जो है वो फर्टिलिटी के तरफ जो है आप तैयार हो चुके हैं, प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो फर्टाइल विंडो जो है वो 12 से 13 दिन, यानी 12वें और 13वें दिन जो है, मेंसेस के पहले दिन से अगर आप काउंट करें तो 12वां 13वां दिन जो है वो फर्टाइल विंडो का होता है। उसके बाद जो है वो 14वां दिन जो है वो तकरीबन ओव्यूलेशन का होता है, और उसके बाद वाले टाइम को ल्यूटिनाइजिंग फेज कहते हैं, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं, और उसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो की इम्प्लीमेंटेशन जो है एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए और जाइगोट जो बनता है, स्पर्म और एग के मिलने से जो एम्ब्रियो बनता है, उसके लिए जो है वो आगे प्रिपरेशन होती है। कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्टाइल विंडो है? जी, इसके कुछ टेस्ट हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरा कंसीव करने का सबसे बेस्ट टाइम है।
और उस टाइम के अंदर अगर जो मियाँ बीवी हैं वो अगर नॉन प्रोटेक्टिव सेक्स जो है वो आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद अगर वो आपस में जो है वो इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद उनके अंदर फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए जो फर्टाइल विंडो है उसको डिटेक्ट करने का जो तरीका है उसके 3-4 टेस्ट हैं। नंबर 1, आपने म्यूकस जो यूट्रस का म्यूकस है जो अंदर पानी है उसकी शेप को, उसकी शक्ल को, उसको ऑब्जर्व करना है जी। सबसे पहले एक चार्ट बनाया जाता है, फर्टिलिटी चार्ट। अगर कोई शख्स कंसीव नहीं कर रहा और वो बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले एक चार्ट बनाए। चार्ट बना के वो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करे कि मेरी बॉडी के अंदर किस किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं। नंबर 1 तो आपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उनके डेज लिखे कि मेरा जो साइकिल है वो कितना चलता है, कितने डेज का है। नंबर 1, कितने दिन के बाद दूसरा साइकिल आता है और उनका एवरेज क्या है, क्या इरेगुलर है या रेगुलर है, ये पता करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ये पता करना जरूरी है कि ये कितने लेंथ का है, 5 दिन का है, 7 दिन का है, 3 दिन का है या कितने डेज का है। और इसके अलावा जो उसकी क्या कंडीशंस है, ये सारी चीजें एक अपनी डायरी के अंदर, एक ऐप के अंदर लिखे। उसके बाद वो जो टेस्ट हम बताने जा रहे हैं फर्टाइल विंडो को चेक करने का, वो ये है कि वो अपने जो म्यूकस है, यूट्रस का म्यूकस जो है, जो वाटर है, उसको ऑब्जर्व करे जी। जो जैसे ही मेंसेस खत्म होते हैं तकरीबन पहले 5-7 दिन के बाद, उसके बाद जो फोलिकल टाइम शुरू होता है उसके अंदर जो शुरू वाले 1-2 दिन होंगे वो मे भी ड्राई डे हो, उनमें बिल्कुल म्यूकस ना बने। ये भी हो सकता है कि उसमें म्यूकस बनेगा लेकिन क्लाउडी टाइप का हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है और बिल्कुल क्लाउडी टाइप का हो सकता है। उसको आपने डेली बेस पे सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ही टाइम डेली बेस पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं बेड से उठने से पहले, और आपने स्टिल रहना है और अपने बेड से पहले अगर आप उसे वाइप से या टिश्यू से उसको डेली बेस पे अच्छी लाइट के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोट करते जाएं कि आज इसका कलर क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है जी। क्वांटिटी ज्यादा है, कम है, ये बहुत मैटर करती है। उसके बाद आप देखेंगे डेली बेस पे ऑब्जर्व करने के बाद वो क्लाउडी कलर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर कलर होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि आप फर्टाइल विंडो के अंदर जा रहे हैं। जब आप मेंसेस के आप 10वें-11वें दिन पहुंचेंगे तो आपका जो क्लाउडी कलर है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा और जो म्यूकस है उसकी तादाद बढ़ जाएगी, उस और ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस होगा और वो स्लिपरी हो जाएगा। ये वो टाइम है जिसे फर्टाइल टाइम कह सकते हैं। ये वो टाइम है जिसमें अगर नॉन प्रोटेक्टिवली अगर मियाँ बीवी आपस में रहते हैं तो यकीनन उनके जो है वो फर्टाइल होने के, उनके कंसीव होने के, हमल ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो एक दिन छोड़ के अगर एक दिन में आपस में मिलते हैं तो यकीनन उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके बेबी होने के। तो फर्टाइल विंडो जैसे शुरू होती है उसके बाद मजीद आप आगे देखते हैं तो वो उनकी तादाद जो है, म्यूकस की तादाद और बढ़ जाएगी और वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन 14 दिन से जस्ट एक दिन पहले उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और इस टाइम को बिल्कुल पीक टाइम कहते हैं। पीक टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस होगा और स्लिपरी होगा और ये वो टाइम है जो है वो फर्टिलिटी के लिए सबसे दी बेस्ट है। और दूसरी बात ये भी आपको बता दें कि जो एग की लाइफ है वो 24 घंटे है, लेकिन स्पर्म की जो लाइफ है, मेल जो स्पर्म होता है उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 5 दिन है। तो आप अगर जो उससे पहले ओव्यूलेशन से अगर आप 2-3 दिन पहले भी एक आपस में मिले हैं तो उसके बाद भी कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लिहाजा लेकिन उसके लिए जो म्यूकस है उसका ज्यादा होना भी बहुत जरूरी है। अगर म्यूकस गाढ़ा है और म्यूकस नहीं है या ड्राइनेस है तो उसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर सकता और वो सही तौर पे अपनी सही जगह पे, लोकेशन पे नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से भी कंसीव होने के चांसेस कम होने की तादाद कम या ज्यादा होना जो है वो बहुत सारे फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप पानी की मिकदार कम पीते हैं तो आपका म्यूकस की तादाद कम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है, कई मेडिसिन खाने से जो है वो ड्राइनेस हो सकती है।
हार्मोन कई चेंजिंग की वजह से हो सकती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर कोई कंट्रासेप्टिव ड्रग खा रहे थे तो आपकी ड्राइनेस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डाइट है जो आपके जो है वो म्यूकस की तादाद को कम कर सकती है, स्ट्रेस बहुत कम कर सकती है। इसके अलावा जो है इंसोम्निया यानी नींद पूरी ना करना, एक्सरसाइज ना करना, वेट का बढ़ जाना, वेट बहुत ज्यादा हो जाना या बहुत कम हो जाना भी इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फूड है जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी खुराक ऐसी है जिसके खाने से इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस है ओवरीज की जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके अंदर पीकॉस है, अगर किसी को ओवरीज के अंदर सिस्ट है तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओवरी के अंदर फेब्रॉइड्स है यानी एक ग्रोथ जो है, कैंसर तो नहीं होता लेकिन कैंसर टाइप की ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है तो भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो लिहाजा रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करते रहे। रिलैक्स होकर अगर आप चेक करते हैं, स्ट्रेस के बगैर चेक करते हैं तो आपको म्यूकस जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है टेस्ट करने का उसे कहते हैं बीबीटी जी, बेजल बॉडी टेम्परेचर। आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर डेली बेस पे मेजर करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह म्यूकस डेली चेक कर रहे थे इसी तरह अपने बॉडी का डेली का एक हाईली थर्मामीटर है जो बहुत एक्यूरेट होता है, जिसमें तकरीबन 0.1 प्लस माइनस सेंटीग्रेड की वेरिएशन हो सकती है। डिजिटल होता है और वो बीबीटी का आप डिजिटल मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगा किसी भी फार्मेसी से। तो उससे आप टेम्परेचर डेली बेस का आपने मॉनिटर करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जब ओवल्यूशन का टाइम आएगा उस वक्त टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली से ज्यादा हो जाएगा, तकरीबन 0.4 फ़ारेनहाइट तक वो बढ़ जाएगा। यानी अगर 90 आम दिनों में आपका 97.2 से 97.7 तक हो जाएगा, यानी जिस दिन टेम्परेचर आपका ज्यादा है इट मींस उस दिन आपकी ओवल्यूशन का टाइम है। अगर आप ये एक चार्ट बना लेते हैं और डेली बेस पे सुबह एक ही टाइम रखना है, एक ही टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग बेड से उठने से पहले, कॉफी या कोई ऐसे ड्रिंक पीने से बिल्कुल पहले, स्ट्रेस लेने से पहले आपने उसको अगर आप चेक करते हैं तो जो टेम्परेचर वो डेली बेस पे आप नोट करते हैं तो आपका टेम्परेचर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपने आप जब 2-4 मंथ का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं तो उस टेम्परेचर से एक दिन पहले जो है वो आपका बेस्ट टाइम है टू गेट जो है वो अपना कंसीव करने का बेहतरीन टाइम है। अगर आप उससे टेम्परेचर वाला दिन जो है वो आपका ओवल्यूशन का टाइम है, इट मीन उस दिन एग आपका रिलीज हो गया है, तो उससे एक दिन पीछे जो होगा वो आपका बेस्ट टाइम है। तो इसलिए आप बीबीटी और म्यूकस को मिक्स करके अगर दोनों स्टडी कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सही टाइम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है कि एक किट मिलती है जी, ओवल्यूशन प्रेडिक्टर किट है, ओपीके किट है। वो क्या करती है कि आपके जो वो भी आपने इसी तरह अर्ली मॉर्निंग एक ही टाइम में चेक करना है, वो आपके जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH सर्ज है उसके बढ़ने की तादाद को यूरिन के अंदर बता देता है कि अब आपके जो LH हार्मोन है वो बढ़ गया। जैसे ही वो बढ़ता है वो आपको ओवल्यूशन का टाइम होता है, वो आपका बेस्ट टाइम टू कंसीव होता है। आपको किट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको हेल्प आउट करती है कि आपका कंसीव का बेस्ट टाइम कौन सा है जी। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और भी वे हैं, जिस तरह अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप जब अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं तो वो भी आपको फोलिकल की जो ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में बताते हैं और वो बेस्ट टाइम अल्ट्रासाउंड के अंदर भी डिटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐप हैं जिनको आप इसके अंदर जिस तरह ग्लो है या बहुत सारी और भी ऐप हैं जिनको आप अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपको उसके अंदर एल्गोरिथम होता है, वो आपकी प्रेडिक्शन करके वो आपको एल्गोरिथम के साथ आप उसके साथ साथ अपना डाटा एंटर करते रहते हैं, तो वो भी आपको हेल्प आउट करता है कि आपका बेस्ट टाइम टू कंसीव और ओवल्यूशन का टाइम बेस्ट कौन सा है। इसके अलावा कुछ लोगों को ओवल्यूशन पेन भी होता है, उनके एब्डोमिनल में पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे आइडिया हो सकता है कि ये जो पेन है ये ओवल्यूशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो वो भी अपना टाइम अगर नोट करते हैं तो उससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि ये मेरा कंसीव का टाइम है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट के अंदर भी आपका सैंपल लिया जाता है और वहां पे LH और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
उसकी डिटेक्शन करके और एस्ट्रोजन हार्मोन की डिटेक्शन करके आइडिया लगाया जा सकता है कि आपका बेहतरीन टाइम टू कंसीव क्या है। डिजिटल थर्मामीटर की बात करें, जिस तरह आई प्रूवन DTR 183 है, एवा फर्टिलिटी ट्रैक है, टेम्परेचर क्योर है, इस तरह की बहुत सारे थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल है जिससे आप अंदाजा। जो ऐप है फर्टिलिटी ऐप, वो भी बहुत सारे, फ्लो है, ग्लो है, फर्टिलिटी फ्रेंड है। दो मेजर हार्मोन है जो फीमेल ओवरी के हार्मोन है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन जो है वो पहले फेज में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो फॉलिकल फेज है उसके बाद भी रहता है, लेकिन ओवुलेशन टाइम में ये बेस्ट। इसका जो काम होता है, जो एस्ट्रोजन है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे ज्यादा जो पोटेंट है वो एस्ट्राडियोल है, E2, उसके बाद E3 है, E1 है। E1 जो है वो तो अक्सर जो है वो मेंसेस के वक्त ही होता है, वो बहुत थोड़ी तादाद में होता है। एस्ट्राडियोल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इसके लिए जो है एग की प्रोडक्शन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। फॉलिकल की जो ट्यूब्स है या उनकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल होता है, तो वो हेल्थ को बेहतर करता है। इंटरनल यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको बेहतर करता है। उसका जो लेवल है वो भी मेजर किया जाता है। ओवुलेशन के टाइम सबसे ज्यादा होता है, 150 से 200 पिकोग्राम पर ml के हिसाब से होता है। और इसी तरह उससे पहले भी जो है वो, लेकिन मेनोपॉज के बाद ये 50 से कम रह जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी खतरनाक है, कम हो जाती है तो भी खतरनाक है। अगर ज्यादा बढ़ जाती है एस्ट्राडियोल की या एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका जो है वो तब भी आपको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं और आप फर्टिलिटी नहीं कर सकते। और अगर इसकी तादाद कम हो जाती है तो ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। अगर इसकी तादाद कम हो जाती है तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है यूट्रस के अंदर। इसके अलावा जो है ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपकी हड्डियां वीक होनी शुरू हो जाती हैं, और हॉट फ्लैशेस यानी आपका टेम्परेचर कम ज्यादा होना शुरू रहता है। और अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें वेट ज्यादा हो जाता है, वेट गेन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हैवी मेंसेस होने के खतरात हैं, उसमें हैवी ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग होने के ज्यादा खतरात होते हैं। तो हार्मोन भी एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। और दूसरा हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है, वो जो है ओवुलेशन के बाद उसकी प्रोडक्शन होती है ज्यादा, और वो कार्पस ल्यूटम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो एक बैलेंस के तौर पे एम्ब्रियो के लिए जो है वो साजगार माहौल बनाते हैं। अरे फूड है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इस सिलसिले में। फूड ऐसे जैसे इलसी है, तिल है, वो आपके जो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करवाते हैं। ओमेगा 3 है, फिश है, सैल्मोन, वेलनट है, अखरोट वगैरह, ये आपके लेवल को बेहतर कराते हैं। इसके अलावा विटामिन ई है, विटामिन डी है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा बहुत सारी जो तरीकाकार हैं जिससे आप बेहतर अंदाज में कंसीव कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज आप करेंगे, अगर वेट मैनेज करते हैं, अल्कोहल नहीं ड्रिंक करते, ये जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक इससे बचते हैं, कॉफी से परहेज करते हैं, और इसके अलावा ऐसी फूड लेते हैं जो फ्रेश है, फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं, और स्ट्रेस से बचते हैं, नींद पूरी लेते हैं, तो यकीनन आप कंसीव होने के चांसेस आपके बहुत बेहतर हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे एज है, जो 30 साल से नीचे, 30 साल तक की उम्र बेहतरीन एज है। 40 तक मैक्सिमम जो है वो कंसीव करने की एज कंसीडर होती है। उसके बाद जो है वो मेनोपॉज का टाइम शुरू हो सकता है, और उसके अलावा कंसीव होने के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो उससे भी आपके कंसीव होने के चांसेस इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपके मेंटल में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके ऊपर इफेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट्स करती हैं। लिहाजा अगर ये चीजें अगर आप रिमूव करके करते हैं तो आप कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो इसके दौरान कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, या कोई ऐसा जो है वो अजीब किस्म की हरकत करते हैं, मूड स्विंग करते हैं, तो उनको भी अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, जो CNS के डॉक्टर्स हैं, न्यूरो डॉक्टर्स हैं, वो आपको
कुछ साइकियाट्री की मेडिसिन देंगे जिससे आपका मूड बेहतर होगा, तो वो भी आपको कंसीव करने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा कुछ को हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है, वो भी आपकी कंसीव होने में रुकावट है, लिहाजा उसके भी अगर आप ट्रीटमेंट करवाने के बाद करते हैं तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा कईयों को पीकोस का प्रॉब्लम है या बाकी प्रॉब्लम है और वेट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अगर आप मैनेज करके करते हैं तो आप बहुत जल्दी कंसीव हो सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इंशाल्लाह बनाएंगे वो बहुत लेंथी है, चूंकि अगर हम इसी में बात करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। वो हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी क्यों होती है और उसका क्या हल है, तो उसमें हम बहुत सारी मेडिसिन भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम 2-4 मेडिसिन का नाम बता देते हैं अगर आपकी हेल्प के लिए कि आपको कंसीव करने में जो हेल्प करती है, लेकिन वो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं लेनी। एक तो आपके लिए मेटफॉर्मिन बेहतर होती है, ग्लूकोफेज जो है मेटफॉर्मिन क्या करती है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होने देती, पीकोस से आपको बचाती है। दूसरा जो है क्लोमिफेन सिट्रेट है, बहुत बेस्ट है, वो आपको ट्रिगरिंग करती है ओव्यूलेशन में। इसके अलावा जो है वो विटामिन कुछ है, ई है, डी है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। कुछ हार्मोन्स है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। तो इस तरह डॉक्टर जो है वो आपको मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको डॉक्टर जो है वो बेहतरीन मशवरा देगा कि आपने ये जितने आपको पैरामीटर बताए हैं ये ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये चार्ट बनाएंगे और साथ डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देगा, तो यकीनन जो है आप इस प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकेंगे, आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकेंगे। बहुत सारे लोग इसको शेम महसूस करते हुए इसको डिस्कस नहीं करते, तो टाइम ज़्यादा गुजर जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाते हैं। लिहाजा जितना जल्दी हो सके अपना सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, अपने प्रॉब्लम को नोट करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जी, हमारा मकसद आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करना है और आप तक अच्छी बात पहुंचाना है, और यकीनन मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आप इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। आप भी करें और बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंचाएं और बाकी लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।